जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, माफ़ करना, कल थोड़ा सा मैं ज़्यादा भावुक हो गया था। हुआ यूं कि रेफरेंस के लिए स्टुअर्ट की किताब मैंने खोली और जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे दिमाग घूमता मेरा गया। मैंने तुरंत सोच लिया कि भाई जो मुझे अनुभव आया है वो आपको बताना मेरा कर्तव्य है। बात चली थी त्र्यंबक मामा पेठे के पत्र की। मामा ने पत्र में लिखा था, पर्याप्त मात्रा में युद्ध साहित्य हमने जमा किया है। समुद्र मार्ग से घोड़प की नौकाएं अपने मार्ग पर है। विसाजी केशव अपनी थलसेना की टुकड़ियां लेके मार्गस्थ है। 3 दिशा से एक साथ बिदनूर पे हमला करने की योजना है। निश्चित बिदनूर हस्तगत होगा। स्वामी की आज्ञानुसार टुमकुर से हेब्बूर हम आए। हैदर खान अपने 7,000 फौज, 45 तोपे और 15,000 गार्दी, जिसमें फिरंगी की टुकड़ी भी शामिल थी, वो सब लश्कर लेके चोरी छुपे सरकारी फौज से बस 9 से 10 किलोमीटर दूर मागड़ी तक पहुंचा। मायावी कर्तबगारी उसने दिखाई। अब ये मायावी यानी कल जैसे मैंने बताया कि 2000 बैल के सिंगों पे मशाल बांध के छोड़ना वगैरह वगैरह। मामा लिख रहे हैं, हम तैयार थे। तीव्र प्रतिकार के बाद मांगड़ी के जंगल में हैदर नाइक भाग गया। यहाँ हमने बिदनूर का रास्ता छोड़ के तुर्वी किले के पास हम पहुंचे। हैदर मिड़कोट देवस्थान के आश्रय में बैठा था। तो मित्रों, इस पत्र से हैदर अपनी योजना में एक प्रकार से कामयाब हुआ, क्योंकि हैदर चाहता क्या था? हैदर चाहता था मराठे बिदनूर ना घुसे। हो गया, मराठों ने अपना रास्ता चेंज किया। वही अब मामा भी हैदर को बिदनूर के घने जंगलों की बजाय खुले मैदान में खींचना चाहता था। उसकी भी ये इच्छा सफल हुई। मेड़कोट का इलाका भी मित्रों अगर देखा जाए तो आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से पश्चिम घाट के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घनदाट घने जंगल थे। पूर्व और दक्षिण दिशा से एक भी रास्ता वहां पे नहीं था। बस चट्टानें थी, खड़ी चट्टानें थी। केवल एक पश्चिम का मार्ग था बिदनूर साइड का, लेकिन वो बड़ा संकीर्ण रास्ता था और बीच में एक खिंड भी बनाई थी, क्योंकि ये मानव निर्मित पहाड़ों में तैयार किया गया रास्ता था। तो पश्चिम का वो रास्ता था। पूर्व की ओर भी एक रास्ता था, लेकिन वो बहुत कठिन और तोपे वगैरह ले जाने के लिए निश्चित नहीं था। जहाँ आदमी भी घुसना मुश्किल है, वहाँ तोपे और ये लाभ लश्कर घोड़े वगैरह वो तो इम्पॉसिबल था। अब इस खिंड से नीचे श्रीरंगपट्टनम बस 40-45 किलोमीटर दूर बचा था। मित्रों, यहाँ हैदर से एक चूक हो गई। हैदर सोचता था कि इतने संकीर्ण और कठिन रास्ते से मराठी सेना नहीं आएगी, और अगर वो यथा तथा पहुंच भी गई तो उनका उच्छेद हम आसानी से कर सकेंगे। भाई देखो, हैदर को सोचना चाहिए था कि रास्ता तो एक ही था। अगर वो रास्ते में खिंड में वो खिंडी तक मराठे अगर बैठे तो तुम श्रीरंगपट्टनम पहुंचोगे कैसे भाई? पूरी मराठा सेना का नरसंहार हैदर के औकात के बहुत दूर की बात थी, तो वो तो हम छोड़ ही देते हैं। यहाँ हैदर की समझने में चूक हो गई कि अगर मराठे वही रास्ते पे बैठे तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसके पास कोई उसका उपाय नहीं था।
त्र्यंबक मामा ने वही किया कि कठिनतम रास्ते से कृष्णराव बलवंत मेहंदड़े और सखाराम गुप्ते और इन दोनों के साथ भवानजी वाघ को उसने पहले आगे भेजा। ये सरदारों ने बिना विलंब जंगल में हैदर के जो छावनियां थी उसको, वो तो कल मैंने आपको बताया कि कैसे हैदर के इन्होंने छक्के छुड़ाए, और उसके फिर उसका जो शिविर था नीचे, वहां शिविर तक इन तीनों ने दौड़ाया। इस हमले में मित्रों मराठों ने हैदर के 300 घोड़े भी जब्त कर लिए। हाँ, हैदर ने भी मराठों के 30-40 घोड़े जरूर लिए, लेकिन ज्यादा संख्या में मराठों ने लिए। सखारामारी के माथे पर तलवार की नोक से इसी लड़ाई में घाव हुआ। मराठों का सौभाग्य है कि तलवार के पूरे वार को सखाराम बापू ने चुकाया, क्योंकि अगर सीधा तलवार का वार सर पे पड़ता तो सर के 2 टुकड़े होने थे। मराठों की 30-35 हजार की जो मुख्य फौज थी वो तो अभी पीछे ही थी। उसके पास बड़ी वजनदार 32 पाउंड, 42 पाउंड, 19 पाउंडे की 30 तोहफे, 30, और वो सेना मात्र इन जंगलों से 1 किलोमीटर दूर थी। अब इन तीनों सरदारों की झड़पें हो गई। झड़पें होने के बाद तुरंत हैदर ने मेलकोट के जंगलों के पश्चिम दिशा की ओर, माची की ओर वो बढ़ने लगा। इस पर मामा ने लिखा है कि भाई हैदर की मूवमेंट देखकर मैं स्वयं उसी स्थान पहुंचा जहां हैदर का तोपखाना था। चारों तरफ घना जंगल था और बीच में एक खुला मैदान भी था, लेकिन अपनी तोपे वहां तक ले जाना असंभव सा दिख रहा था। मैं फिर लौटा। उसका श्रीरंगपट्टनम जाने का जो खिंड का रास्ता था वो पहले मैंने बंद करवाया। वामन राव को वहीं खिंडी भेजा। तोपे वहां की पश्चिम के रास्ते में, वहां पे मैंने वामन राव के साथ खड़ी कर दी। मैसूर सेना ने पूर्व का कठिनतम रास्ता पट्टनम जाने के लिए चुना। हमारी सेना ने उन पर तीरों का वर्षाव शुरू किया। 8 दिन मित्रों यही परिस्थिति थी। रोज सुबह होती थी, वर्षाव शुरू होता था। वो रोज इधर से उधर से जंगल काटने की कोशिश करते थे और नीचे उतरने की कोशिश मोमिन करते थे, और ऊपर बैठे थे मराठे जो सीधा निशाना लगा के अग्निबाण छोड़ रहे थे। मित्रों, दरअसल लश्करी डावपेच के तहत मामा ने, जैसे मैंने कहा, वामन राव को बिठाया था, लेकिन वामन राव अकेले को नहीं बिठाया था। खिंडी के रास्ते पश्चिम पटवर्धन के साथ आनंदराव सुपेकर और नरसिंहराव पायगुड़े जैसे अनुभवी सरदारों को तोपों के साथ मामा ने खड़ा कर दिया था, क्योंकि मामा इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता था। पूर्व की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, तीरों का वर्षाव करके मामा ने वो रास्ता बंद कर दिया था। 6 मार्च को मराठों ने अपने तोपों को यहाँ पे बत्ती लगाई। मराठे ऊंचाई पर थे। हैदर के तोप गोले जो थे ये मराठों के परिधि से बाहर जा रहे थे। उनकी रेंज उतनी नहीं थी, क्योंकि हैदर के पास 15 और 19 पाउंडर तोपें थी जो नाकाम सिद्ध हुई। हैदर का नुकसान यहाँ पे बढ़ने लगा। उसने फिर थोड़ी सी पूर्व दिशा पकड़ी और वहां से भागने की कोशिश की। मराठों ने ऊपर से फिर बाणों से वर्षाव किया। अब तोप गोले और जलते तीर, अग्नि बाण। हैदर तो पूरा जंगल में जकड़ गया था। मनुष्य हानि में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। ये जब असह्य हुआ
तो 6 मार्च को मध्य रात्रि चोरी छुपे दक्षिण के अशक्य खड़े चट्टान के कठिन रास्ते से हैदर श्रीरंगपट्टनम पहुंचने का तरीका ढूंढने लगा। इस 6 मार्च और बाद की जो घटना है स्वयं, अब देखो, स्वयं त्र्यंबक राव ने ये लिखा है। त्र्यंबक राव कहता है वामन राव खिंड में डटे थे तो वहां की दिशा छोड़ के दक्षिण के ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टान से भरे कठिन रास्ते से हैदर पट्टनम जाने के लिए उतरने लगा। उसी पहाड़ी के माथे पर सरकारी चौकियां लगाई गई थी। सरकारी चौकियां माने मराठी सेना। लेकिन वहां के सैनिकों ने तो कुछ नहीं हलचल देखी। उन्हें तो ऐसा लगा कि हैदर कहीं मर न गया हो। उसने नीचे आया हमारे पास और हमको बताया। हम भी संभ्रम में पड़ गए कि भाई ऐसा ना हो कि हैदर मर जाए। वो तो कुडूर के रास्ते शायद हैदर बिजनौर भाग सकता था या पट्टनम की दिशा में वहां चला जा सकता था, लेकिन हैदर की जान जाना अशक्य प्राय लग रहा है। तो हमने दोनों तरफ मराठी सेनाओं की टुकड़ियां भेजी। कृष्णराव मेहंदड़े स्वयं घुड़सवारों के साथ मध्य रात्रि पट्टनम की दिशा में चले गए। सुबह के तड़के मैंने शिविर के पास 2 घोड़ों को आते देखा। हम सब चौंक गए। मित्रों, ये सारे हैदर से भागे हुए ये 2 मोमिन थे। मराठों ने उनको पकड़ा, कड़ी पूछताछ की और बाद में उन्होंने बताया कि हैदर मरा नहीं है, पट्टनम की दिशा में जा रहा है। कुछ ही क्षणों में सरकारी फौज मामा ने तैयार की और तोपों के साथ उस दिशा की ओर कूच किया। भगोड़ों ने मित्रों सच कहा था कि उसी दिशा में हैदर और मराठी सेना ये दोनों आमने सामने आई। मात्र 400-500 फुट का अंतर इन दोनों में था। इतनी नजदीक आ गए। हैदर सबसे आगे दौड़े जा रहा था। चिनकुराली गांव अभी सोया ही हुआ था। वैसे ये बताऊं कि हैदर प्रेमी जो है, टीपू प्रेमी, ये सब इसको चिनकुराली की लड़ाई कहते हैं और हम मराठी इसको मोती तालाब की लड़ाई कहते हैं। बस इतना सा फर्क है, लेकिन बाकी का डेटा तो वही है जो दोनों तरफ है। हैदर ने अपने पीछे 3 ग्रुप किए थे। मुझे 3 टुकड़ियां में हैदर ने की थी। उसमें से एक टुकड़ी में उसने 100 से ज्यादा फिरंगी रखे थे। अब रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास कृष्णराव लौट के मामा से मिले। जैसे उसकी नजर सबसे पीछे वाले गार्दी के पथक पे पड़ी तो गार्दी के पथक ने तुरंत चंद्राकार शेप में तोपे रख के प्रतिकार शुरू किया। सुबह होने तक मित्रों ये गार्दियों की तोपें चल रही थी। 6-19 जिल कादी यानी 7 मार्च को आनंदराव, वामनराव, कृष्णराव ये सारे सरदार मामा के पास आ गए। एक नए उत्साह से उन्होंने हैदर के सेनाओं को घेरा और दोनों बाजू से मराठी सेना के घोड़े दौड़ने लगे। अब मित्रों, पट्टनम से ये 7 से 8 किलोमीटर दूर बस आए थे और यहीं वो मोती तालाब था। त्र्यंबकराव हैदर के बाईं ओर से चल रहे थे। सबसे पीछे हिंदूराव सेनापति दौलतराव के पुत्र आनंदराव घोरपड़े थे। हैदर ने दाईं ओर पटवर्धन
आनंद गोपाल पटवर्धन, गोपाल राव का ये युवा आनंदराव लड़का था। धाईगुड़े और गायकवाड़, इनकी फौजें हैदर की सेना के दाईं ओर लगाई थी। वो एक साथ दौड़ रहे थे। बाईं ओर जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदूराव सेनापति और दौलतराव के पुत्र आनंदराव घोरपड़े थे। अब इतने में मामा को खबर आई कि कृष्णराव माधव 2 तोपों के साथ शिविर में पहुंच गए हैं। तो आगे जो फौजें गई थी ना मराठों की, वो फिर पीछे लौटी। मामा ने तुरंत दोनों तोपों को बत्ती लगा दी। अग्निबाण और तोपे लगातार वर्षाव मराठों ने तुरंत शुरू किया। जैसे तोपों का और अग्निबाणों का वर्षाव मोमिनों पे चालू हुआ तो उसके सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बात मुझे कहनी है जो महत्वपूर्ण है। लगातार भगदड़ मच गई, लेकिन उसके जो 7-8 हजार गारदी भाड़ोतरी फौज थी ना मोमिनों की, हैदर की, ये 7-8 हजार गारदी और जो 100-150 फिरंगी थे, वो लगातार तोपे चलाते उसी जगह पे डटे रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। बाकी ये जो धर्मांतरित, ये जो गुलाम मोमिन थे ना, उन्होंने भगदड़ मचाई थी। अब मराठों को गारदी को नष्ट करना था, फिरंगी को नष्ट करना था, उनकी तोपों को नष्ट करना था, और इन सब को नष्ट करके मोमिनों को काट के मराठे मोती तालाब से सटे पहाड़ के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि हैदर तो सबसे आगे था और बिना पीछा मुड़े वो आगे दौड़ रहा था। तो मोती तालाब के पास हैदर ऑलरेडी गिरियारोहकों की तरह पे मोतीलाल से सटे पहाड़ पे चढ़ाई उसने शुरू की थी। जब मराठे नीचे पहुंचे तो मराठों ने तुरंत देखा कि पहाड़ के ऊपर 3-4 हजार मोमिन पहाड़ चढ़ रहे हैं। और मराठे वहां जाने के बाद असली घमासान शुरू हुआ। जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने वाले मोमिन थे ना, वो धड़ाधड़ नीचे आने शुरू हो गए। बहुत बड़ी संख्या में मोमिन मारे गए। मित्रों, ये लड़ाई अव्याहत रीत्या 5 से 6 घंटे चली। अब उसके बाद त्र्यंबक राव ने एक काम किया। उसने और 2000 मावड़े तैयार किए और जिस पहाड़ पे ये मोमिन चढ़ रहे थे ना, उसके दाएं बाजू से पीछे से उनको पहाड़ के माथे पे जाने को भेज दिया। अब ये 2000 मावड़े थोड़ी देर के बाद माथे पे पहुंच गए। माथे पे पहुंचने के बाद थोड़ी सी इधर उधर जानकारी हासिल की तो उनको पता चला कि हैदर वहां से गाजी खान और उसका चुनिंदा मोमिन, जो क्या कहते हैं उसको एक शब्द है यार, मैं अभी भूल गया, पिंडारी। ये जो पिंडारी जमात थी ना, ये गाजी खान और उसके जो चुनिंदे मोमिन थे, ये सारे धर्मांतरित पिंडारी थे। तो हैदर वहां से इन धर्मांतरित हिंदुओं के साथ पट्टनम भाग चुका था। वो माथे पे था ही नहीं। मराठे और पूछताछ करने लगे तो तुरंत मराठों ने हैदर के सरदार और किलचों को भी पकड़ लिया, जो ऊपर पहुंचने में सफल हुए थे। कौन कौन मिला? लाल मियाँ सरदार मिला, लाला बख्शी मिला और मीर रेजा जैसी बड़ी मछली हाथ लगी। तुरंत इन सबको कैद कर लिया गया। सिर्फ मीर फैजुल्ला
वहां से गायब हो गया था। वो मराठों को, ऊपर जो मराठे पहुंचे उनको वो नहीं मिला। अब ठीक है, अभी अभी तो जीत मिली थी, कौन कहाँ है, कौन कौन जीवित है, किसका क्या नुकसान हुआ है, हैदर का खजाना कहाँ है, कितना है, उसके तोपे, उसकी बंदूकें कितनी हैं, सारों का हिसाब अभी लगाना बाकी था, क्योंकि अभी अभी तो इनको पकड़ के नीचे लाया था। और बाकी के सभी मावड़ों का जो समय था वो हैदर को ढूंढने में गया था, लेकिन हैदर वहां से सफलतापूर्वक पट्टनम की दिशा में भाग चुका था। मित्रों, इस मोती तालाब के लड़ाई में त्र्यंबक राव के स्वयं कान को छू के गोली निकल गई थी। अब ये भी है कि जो हैदर प्रेमी, टीपू प्रेमी है ना, वो इस मोती महल के हैदर के भागने का श्री शिवराय के आगरा अभियान से इस भागने को जोड़ते हैं। बताइए, हंसे या रोए? वंदे मातरम।